हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के दिनों में जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. While all democratic countries are likely to have constitution, मतलब कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उन सारी कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. और ये नेसेसरी भी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत है जो कि डेमोक्रेटिक भी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वल पर्पस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कुछ पर्पस होते हैं। फर्स्ट, इट लेट आउट certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire live in. First, it lays out certain ideals that form the basis of a kind of country that we as citizens aspire to live in. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कुछ जो सर्वल पर्पस होते हैं उन्हें सर्व करता है। पहला, जैसे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सर्टेन आइडियल्स फॉर्म करता है जिससे कि जो पीपल्स होते हैं वो कंट्री में आराम से रह सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हमें ये भी बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर कैसा है। फंडामेंटल नेचर मतलब बेसिक नेचर कैसा है अपनी सोसाइटी का। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. यानी कि जो कंट्री होती है वो डिफरेंट कम्युनिटीज से बनी हुई होती है और उनके जो और ये नेसेसरी नहीं होता कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो सब एग्री करें जितने भी यहाँ पर वो इश्यूज होते हैं। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है और प्रिंसिपल्स होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे रहते हैं जो कि ऑल पर्सन्स को एग्री करना पड़ता है। और जो कंट्री है जिसको गवर्न करा जाता है उन्हें भी इससे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स होते हैं उन्हें वो करना पड़ता है, उन्हें एग्री करना पड़ता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट on certain ideals that they all believe the country should uphold. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that border India on the नॉर्थ। यानी कि अब हम लोग समझने को ट्राई करते हैं, मतलब कि समझते हैं कि किसी भी कंट्री जो कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ना हो उसको कैसे हो सके। इसी में एक हिस्ट्री है नेपाल कंट्री की
और जो कि इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर में सिचुएटेड है। तो चलिए उसके बारे में भी समझते हैं। Until recently नेपाल was a monarchy, यानी कि जो नेपाल है until अभी तक रिसेंटली वो मोनार्की कंट्री था। मोनार्की कंट्री मतलब कि जहाँ पे जो रूल होता है वो राजा का होता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जो कि पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेपाल का, उसे अडॉप्ट करा गया था 1990 में। रिफ्लेक्टेड द fact that the final authority rested with the king। जो पीपल्स थे जो उनकी रिफ्लेक्ट द फैक्ट जो अथॉरिटी थी वो रेस्टेड हो चुकी थी किंग से, मतलब कि वो थक चुकी थी मोनार्की कंट्री से। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting and to the powers of the king। और जो नेपाल के लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ना चालू करा कि जो नेपाल है उसको मोनार्की कंट्री से हटा करके कंट्री बनाना, और वो लोग इसमें सक्सेस भी रहे। वो लोगों ने 2006 में नेपाल को मोनार्की कंट्री से हटा करके डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy। अब जो पीपल थे उन्हें नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की ज़रूरत थी और नेपाल को डेमोक्रेसी कंट्री स्टैब्लिश करने के लिए। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू with the previous constitution is because it do not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। और जो नेपाल के लोग थे उन्होंने जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उससे कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जो रीज़न ये था कि वो लोग फिर से नहीं चाहते थे कि जो नेपाल उन लोगों ने लड़ा है, लड़ के हासिल करा डेमोक्रेसी के लिए, उसमें फिर से वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के क्षण आए। As in the game of football, in which a change if the constitutive rules which will change the game are altogether, Nepal by moving from monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order टू यूजर इन अ न्यू सोसाइटी। ऐसा है कि जैसे कि कोई गेम है फुटबॉल और उसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसमें उसके गेम के रूल्स में कोई चेंज आ गया, वैसे ही नेपाल जो था वो पहले मोनार्की कंट्री था और उसको और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, इसलिए उसमें जितने भी नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें चेंज लाना था, जिससे कि जितने भी रूल्स हैं उन्हें फिर से बदला गया और न्यू सोसाइटी के लिए के हिसाब से उसमें रूल लाए गए। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The captain alongside elaborates Nepal's struggle for democracy। इसलिए जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा 2015 में, और जो कैप्टन थे नेपाल के उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा नेपाल को डेमोक्रेसी कंट्री बनाने में। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers। यानी कि जो सेकेंड पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है नेचर किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल जो नेपाल है अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो पहले जैसे एग्जांपल है जो नेपाल है पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि जो कंट्री है वो किंग चलाएगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाएंगे। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी
The Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. In countries that have adopt democratic form of government, और ये जो कंट्री है नेपाल, इसने एक डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटी को अडॉप्ट करा, जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक अच्छा रोल, अच्छा लेआउट रोल निभा सका इम्पोर्टेंट, ताकि जो उनकी जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए अच्छी गाइडलाइन और उनके लिए अच्छे डिसीजन मेकिंग करने के लिए. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise powerful responsible on the behalf. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. और डेमोक्रेसी में हम लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं ताकि वो लोग जो एक्सरसाइज करे वो रिस्पॉन्सिबल करे, यानी जो पावर है उसको रिस्पॉन्सिबली उन पावर्स का यूज करे. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. और कभी और वैसे यूजुअली तो ये होता है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो लीडर होते हैं वो अपनी पावर अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि उनको यूजुअली सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है वो भी उनका यूज़ करते हैं. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. और जो लीडर्स होते हैं हमारे, वो जो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, वैसे ही जैसे आपको एक क्लासरूम सिचुएशन मिलेगी जो कि नीचे दी गई है. ये एक बॉक्स है, इसमें भी क्लासरूम सिचुएशन दी गई है. Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mr. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. यानी कि जो सुरेश है, एक क्लास है उसमें एक लड़का है सुरेश उस क्लास का क्लास मॉनिटर है, और वो एक बुली है. यानी बुली मतलब कि जो दूसरे लड़कों को परेशान करता है, वो एक बुली है. His classmates are not too fond of him. मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़, और जो मिसेस राव हैं वो सुरेश को खड़ा कर गई कि तुम जाओ, तुम इस क्लास को माइंड करो, और मैं तब तक के लिए, मेरा कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं वो अर्जेंट काम करने जा रही हूँ. और जो सुरेश था उसने अनिल को पिकिंग करने, यानी उसने अनिल को परेशान करना स्टार्ट कर दिया. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट हैव आई डन. अनिल, सुरेश कहता है, अनिल मैं तुम्हारी रिपोर्ट मिसेस राव को बताऊंगा. तो अनिल कहता है, पर मैंने क्या करा. व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, तब तक जो मिसेस राव थी वो वापस आ गई. मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. और सुरेश कहता है, जब मैम आप चली गई थी किसी काम से बाहर जब गई थी, तो जो अनिल था वो लाउडली बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था. Anil, you will have to stay back after school today and write. I will not disobey the class monitors 100 times. और फिर मैम ने अनिल को डांटा और बोला, तुम्हें स्टे बैक करना पड़ेगा. स्टे बैक मतलब कि जैसे 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल में, तो 2 बजे घर ना जा कर के थोड़ा टाइम वहाँ पर रुक के. स्टे बैक करना मतलब कि जैसे कि स्कूल में 2 बजे छुट्टी हो रही हो, और अगर आपको मैम ने स्टे बैक करने को कहा तो आपको फिर 2:30 बजे जाना होगा. मैम मतलब कि जितने बजे तक स्टे बैक करने को कहेंगे उतने बजे तक. बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग. फिर अनिल कहता है, बट मैम मैंने कुछ भी नहीं किया. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन
rules that guard against this misuse of authority by our political leaders। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये ऐसे रूल्स लाता है कि जो हमारे मतलब कि जो कि लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटीज का मिसयूज ना कर सके। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन about which you will read more letters in the chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights। यानी कि जो अपना ये जो केस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि कई सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है ये सब ऐसे लॉज कंटेन करता है जिसमें कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of the religion, race, caste, gender and place of birth। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी की, या इक्वालिटी की गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि जितने भी पर्सन हैं उनको डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा कि वो किस रिलीजन से हैं या किस रेस या किस कास्ट या जेंडर से हैं, और उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है इसके हिसाब से उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution। और ये जो right to equality है ये एक fundamental right है और जो कि guaranteed, जो कि guarantee करा, जो कि Constitution हमारा guarantee करता है। Another important function that a constitution plays in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful group, peoples और groups। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ये इंश्योर करती है कि जैसे भी कोई डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप मतलब पावरफुल ग्रुप है, वो अपनी जो पावर्स है वो अपनी पावर्स को लेस पावरफुल ग्रुप के अगेंस्ट नहीं यूज करेगा। द स्टोरी बोर्ड बेलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सच सिचुएशंस इन द क्लासरूम। और ये जो नीचे दी गई है एक स्टोरी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो चले इस स्टोरी को भी पढ़ते हैं। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। जो गेम्स पीरियड है वो शुरू हो गया था। लड़कियां कहती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। लड़कियां कहती हैं आज बास्केटबॉल खेलते हैं एक चेंज के लिए। फिर लड़के कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। लड़के कहते हैं नहीं हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। द टीचर डिसाइड टू सेटल दिस प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड। जो टीचर था उसने ये सोचा इस प्रॉब्लम को ख़त्म करा जाए बाय द शोइंग ऑफ हैंड, यानी हाथ खड़ा करवा के। यानी कि कितने लड़के चाहते हैं कि फुटबॉल बास्केटबॉल खेले और कितने लड़के चाहते हैं कि क्रिकेट खेले। तो लड़कियां कहती ऑब्वियसली और जो लड़के थे वो ये जीत जाते हैं कि लड़के ज़्यादा थे इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। लड़कियां कहती हैं ये तो होना ही था कि जो लड़के हैं क्योंकि लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्लास में। फिर एक लड़का था वो वी हैव वॉन, वो फिर लड़कियों को चिढ़ा रहा था कि हम जीत गए। फिर लड़कियां कहती हैं वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी। जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है क्योंकि जो लड़के हैं वो मेजॉरिटी में हैं। फिर एक लड़की कहती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हेयर्ड। एक लड़की कहती है मैम को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ जो मैम है वो ऐसे डिसीजन ले और लड़कियों की जो विशेस है उन्हें भी सुने। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decision to exclude minorities and go against their interest। ऐसी जो अनहेल्दी सिचुएशंस होती हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में
इनमें क्या होता था, क्या होता है, जो मेजॉरिटी है वो अपने जो डिसीजंस होते हैं उनको कंटिन्यू रखती है, और जो माइनॉरिटी के जो डिसीजंस होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देती है अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट. As the above storyboard illustrates, every society is prone to the tyranny of the majority. यानी कि ये जो ऊपर स्टोरी बोर्ड दिया गया था, इसमें जो सारी सोसाइटी होती है वो टेरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो भेदभाव होता है, मेजॉरिटी मतलब कि तानाशाही करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे भी रूल्स हैं कि जो कि इंश्योर करते हैं, जो कि मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के जो रूल्स डिसीजन है उनको एक्सक्लूड नहीं करती है. अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज preciously to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. और जो अलग रीज़न है हमको कॉन्स्टिट्यूशन होने की, वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रोकता है टायरनी और डोमिनेशन को जो मेजॉरिटी करता है माइनॉरिटी पर. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, देयरफॉर inter-community dominating, or members of one community dominating other within the same community, therefore intra-community domination. यानी कि ये रेफर करता है कि कोई भी कम्युनिटी है जो कि दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही है, या इंटर कम्युनिटी डोमिनेटिंग, या कि जो इंटर कम्युनिटी है वो किसी डोमिनेशन कर रही है. जो इंटर कम्युनिटी है वो डोमिनेशन कर रही है, तो जो कम्युनिटी है वो किसी अनदर पर डोमिनेटिंग कर रही है. और मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद द सेम कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. और जबकि जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के वो डोमिनेट कर रहे हैं जो सेम कम्युनिटी है, और जो इंट्रा कम्युनिटी है वो डोमिनेशन कर रही है. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ. और जो थर्ड सिग्निफिकेंट है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग को अपने से ही बचाता है. दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, that we might at times feel strongly above and issues that might go against our larger interests, and the constitutions help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. ये इसलिए है क्योंकि ये हमें इससे बचाता है अपने आप से, क्योंकि कभी कभी हम लोग गुस्से में जो हम लोग के अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है वो हम लोग बता देते हैं कि हमें डेमोक्रेटिव की ज़रूरत नहीं होती. वैसे हम लोग रियल लाइफ में भी ऐसा देख सकते हैं कि जब हम लोग को बहुत गुस्सा आ रही होती है तो हम लोगों को जो हमारी फेवरेट चीज़ मिल रही होती है हम लोग वो भी नहीं लेते. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग को इसी चीज़ से बताता है. नीचे एक स्टोरी बोर्ड दी गई, उससे देखने से हम लोगों को और भी बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ. शबनम इन अ फिक्स, शी हैज डिसीजन टू मेक. शबनम जो है, शबनम को एक फिक्स डिसीजन बनाना था. आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम. आई एम डाइंग टू वॉच इट, बट इफ आई डू दैट आई वॉन्ट टू हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन. जो शबनम है वो ये सोच रही है कि मेरे 2 चैप्टर रह रहे हैं जो कि कल टेस्ट में आएंगे, और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखने के लिए. तो अगर मैं उसको प्रोग्राम को देखूंगी तो फिर मैं अपना जो रिवीजन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी. तो शबनम की मदर कहती है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड. शबनम तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो. फिर शबनम कहती है, I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea.
what if no one watch TV tonight, then I may not be tempted। यानी कि शबनम फिर अपनी मम्मी से कहती है कि मैं टीवी देखना चाहती हूँ अपना फेवरेट प्रोग्राम, लेकिन कल मेरा टेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा देखने के लिए। मेरे पास एक आइडिया, अगर कोई भी आज के दिन टीवी ना देखे तो फिर मेरा मन नहीं करेगा। It's a good thing I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapters। फिर शबनम कहती ये अच्छा मैंने सोचा कि आज कोई टीवी नहीं देखेगा, क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on a larger principle that the government believes in। इसी तरह सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, जो हम लोग सर्टेन डिसीजन ले लेते हैं वो जो कि आगे चल करके उनके प्रिंसिपल हम लोग को अफेक्ट करेंगे अपनी कंट्री को। इसी से कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बीन सो acrimonious that we need a strong dictator to set this राइट। कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के स्ट्रांगली फील करके ऐसा बोल देते हैं कि हम लोग को डेमोक्रेसी की कोई नीड नहीं, हम लोग को डिक्टेटरशिप ही चाहिए, लेकिन ये जो होता है ये हम लोग को आगे चल कर के काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interest। और इसी इमोशंस में आकर के हम लोग डिक्टोरियल रूल को अपना लेते हैं। फिर ये जो डिक्टोरियल रूल होता है ये हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट्स बेसिक इंस्ट्रक्शन। एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको वो अलाउ नहीं करता कि जो स्ट्रक्चर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उसे चेंज करा जाए। It does not allow for the easy overthrow of previous that guarantee rights of citizens and protect their freedom। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी गारंटी करता है कि जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी फ्रीडम है उसे ओवरथ्रो ना करी जाए, जो कि प्रीवियस प्रोविजन दैट गारंटी, और जो उसके जो प्रोविजंस होते हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता। From the above discussion, you will understand that the constitutions play a very important role in democratic societies। आपने जो शबनम की कहानी सुनी होगी उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। तो ये जो हम लोग का टॉपिक था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। यानी कि 20th सेंचुरी के बिगिन होते ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक्टिव हो गया था स्ट्रगलिंग करने के लिए ताकि इंडिपेंडेंस मिल सके, जो कि ब्रिटिश रूल से हमें इंडिपेंडेंस मिल सके।
During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free Indian would be like. यानी कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। मतलब कि जब इंडिया को फ्रीडम से मतलब कि जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था फ्रीडम के लिए, तो जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, वो ये इमेजिन कर रहे थे जो कि फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा। Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making। यानी कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंडियंस थे वो मतलब कि कोई भी रूल बनाया जाता था तो वो हैड वेरी लिटिल रोल, यानी कि किसी रोल में भी इंडियन को बहुत ही छोटा सा रोल दिया जाता था किसी रूल को बनाने के लिए। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियम the long experience of authoritarian rules under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। यानी कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल स्टेट्स होंगे इंडिया के वो बिल्कुल फ्री होंगे और मतलब कि डेमोक्रेसी होगी इंडिया में, जाकि जितने भी लोग हैं वो सब लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine in functioning। यानी कि what remained to be done then was to work out ways, यानी कि जो वर्क करे जाएंगे वो रिमेन करे जाएंगे कि इन अ वेज विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड सेट अप इन इंडिया। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो कैसी सेट करी जाएगी इंडिया में, एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इन फंक्शनिंग, और जो रूल्स होंगे जो कि इंडिया में डिटरमाइन करे जाएंगे, जो फंक्शन करे जाएंगे। दिस वॉज डन नॉट बी बाय वन पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें किसी एक लोगों ने नहीं, कम से कम 300 पीपल्स ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके 3 साल तक उसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखते रहे। दीज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। यानी कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनके पास एक बहुत बड़ा टास्क था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ several different communities who spoke different language, belonged to different religions and had distinct cultures also। when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil। यानी कि जो उनके पास जो वो था प्रॉब्लम थी, जो कि उनके पास एक टास्क था, वो ये था कि जो इंडिया है वो बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज से मिलकर के बना हुआ है और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। तो also the constitution was being written, India was going through considerable turmoil। और जो constitution था वो लिखा गया था एक considerable turmoil में। The partition of the India into India and Pakistan was imminent। Some of the princely states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal। यानी कि जो इंडिया था तब के टाइम पे, तब वहाँ पे नया नया ही पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और जो प्रिंसली स्टेट थे यानी जहाँ पे राजा रहते थे उन सब स्टेट्स को भी इंडिया में मिलाया गया था। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी इंडिया में तब।
All of these issues play on the minds of the members of the Constituent Assembly draft एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये सब इश्यूज के बाद भी उनके जो माइंड थे वो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दे रोज टू द ओकेशन एंड गिव दिस कंट्री टू अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट our respect for maintaining diversity while preserving national unity। और ये जो इन्होंने ओकेशन जो दिया था जो कंट्री को एक विजनरी डॉक्यूमेंट, वो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे डाइवर्सिटी मेंटेन करी और जो नेशनल यूनिटी होती है उसे भी प्रिजर्व करके रखा। The final document also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। और जो मतलब कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ था उसमें ये था कि कंसर्न था कि जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहता है उसे पूर्ण अधिकार है कि वो कोई सा भी रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि नीचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की लिखे हुए हैं। While reading these, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, science, economic, socio-economic reform and representation that the authors of these documents were grappling with. Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि ये सब जो आप लोग ये जो आप रीड करेंगे तो इसमें जो अपने माइंड में ये मेंशन करना रहेगा कि जो डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है और जो सोशियो इकोनॉमिक है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो है, ये जो ऑथर्स है जिन्होंने डॉक्यूमेंट को तैयार करा ये सब, और इन्होंने ये ट्राई करा कि जो बैलेंस है, कंसर्न है, कमिटमेंट है, इन्हें पूरा अंडरस्टैंड करा जाए और जो इंडिया है उसको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रोवाइड करी जाए। तो ये हमारे फर्स्ट की फीचर है फेडरलिज्म। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the center. यानी कि जो फेडरलिज्म है इसका मतलब ये है कि जो ये इससे रेफर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक से एक है या तो एक से एक्सटेंड, यानी एक से ज़्यादा भी गवर्नमेंट रह सकती है उस देश में, उस कंट्री में, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। यानी कि किसी भी कंट्री में एक या एक से ज़्यादा भी कोई गवर्नमेंट है तो उसे फेडरलिज्म कहते हैं। और जो इंडिया है उसमें कंट्री है, एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल कंट्री और एक है सेंट्रल कंट्री। पंचायत राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, third tier of government, and you have read about this in your class 6th book। यानी कि इस भारत इंडिया में टोटल 3 गवर्नमेंट है, एक है स्टेट लेवल, एक है सेंट्रल और एक है पंचायती राज, जो कि आप लोगों ने 6th क्लास की बुक में भी पढ़ा होगा। We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read more about the central government। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन पढ़े थे क्लास 7th की बुक में, लेकिन आज अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन भी इस 8th क्लास के इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी अ डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग
decisions for everyone. The vast number of communities in India mean that a system of government needed a device. यानी कि जो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है गवर्नमेंट, उनको एक डिवाइस की ज़रूरत है जो कि किसी पर्सन से इन्वॉल्व ना हो, और जो कि बैठे हैं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, और वो लोगों के लिए डिसीजन बना रहे हैं सबके लिए. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for the particular areas. यानी कि जो another level of government, यानी कि हर level of government की ज़रूरत है ताकि जितने भी important rules regulations है वो हर एक particular area में follow हो सके. While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all these states follow the laws of the central government. यानी कि जितने भी ये स्टेट्स हैं वो सब इंडिया के जो ऑटोनॉमी है वो सारे जितने भी इश्यूज सब्जेक्ट्स हैं ये सारे नेशनल कंसर्न्स हर स्टेट्स पे हो सके. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन. यानी कि जितने भी गवर्नमेंट है या पंचायती राज है या स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है, ये सारी गवर्नमेंट अपने रूल्स बना सकती है, अपने रूल्स बना सकती है. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल एंड इश्यूज ईच tier of government and can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. और यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाइज हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट मनी लेती है, गवर्नमेंट को जितना भी मनी मिलता है जो कि उनके काम जिनको इन्होंने काम किया हो. अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government. यानी कि जितने भी लोग हैं, पीपल हैं इंडिया के, वो सब गवर्न करे जाते हैं पॉलिसीज लॉ से जो कि बनाई गई होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ने. तो हमारा जो ये फर्स्ट की फीचर की था फेडरलिज्म, ये तो हमारा ख़त्म हो चुका है. अब हमारा नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य. आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 NCERT सिविक्स चैप्टर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग को दूसरा की फीचर्स पढ़ना है जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your class 7 book began with the story of Kanta, who was standing in a line to vote during an election. यानी कि जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब आप लोगों ने कंसिस्टेंसी से पढ़ते आए हुए हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोग इलेक्ट करते हैं, आप लोग चुनते हैं, वो होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव. और आपकी जो आपने जो अपनी पुरानी क्लास 7 पे की बुक में पढ़ा होगा कि वो जो कहानी जो होती है वो स्टार्ट होती है कांता की कहानी से, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर होती है और वो खड़ी होती है एक वोट देने के लिए इलेक्शन में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर द सिटीजन्स. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो गारंटी करता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है फॉर ऑल सिटीजन, यानी हर सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं.
When they were making the constitution, the members of Constituent Assembly felt that freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, and gender hierarchies. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेंबर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन सब लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करा और प्रिपेयर करा है मासेस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिससे कि कोई भी डेमोक्रेटिक माइंड साइड, मतलब कि कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास या किसी भी जेंडर का हो, वो वोट दे सकता है. दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि इसका मतलब ये है कि पीपल ऑफ इंडिया, उनका एक डायरेक्ट रोल है किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her social background can also contest in elections. यानी कि किसी भी सिटीजन्स का कंट्री किसी भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अपने कंट्री का कोई भी सिटीजन्स जो कि सोशल बैकग्राउंड उसका चेक नहीं करा जाता जब वो इलेक्शंस देने आता है. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द peoples. You will read more about why representation is crucial to democratic function in unit 2 of this book. यानी कि आप लोग और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अकाउंटेबल और टू द पीपल, यानी कि जितनी भी जैसे पीपल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, उसको लीडर बना दिया, और फिर अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है सिटीज़ में तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल मतलब कि उन्हें बता सकती है, अपनी प्रॉब्लम उनको कह सकती हैं. तो ये भी और जो इसके क्रूशियल डेमोक्रेटिक फंक्शन है, ये आप लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे इस बुक के. तो हमारा ये जो एक फीचर की था जिसका नाम था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा ख़त्म हो चुका है. अब हमारा थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर. तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन है. देयर आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं. द लेजिस्लेचर रेफर टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing laws and running the government. और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो छोटे ग्रुप में होते हैं और वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन लॉज को और गवर्नमेंट को अप्लाई चलाने में. द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री. और जो जुडिशरी होती है वो, इसके बारे में आप लोग इस बुक के यूनिट 3 में पढ़ेंगे. लेकिन जो जुडिशरी होती है वो कोर्ट से रिफ़र करती है अपनी कंट्री में. यानी कि जितने भी कोर्ट्स के काम होंगे वो सब जुडिशरी ही करती है. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये सब अपने डिफरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट्स एज अ चेक ऑन द other organs for a government and this ensure the balance of power between all 3. और ये जो 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, ये सब एक्ट करते हैं चेक ऑन द अदर ऑर्गन. मतलब कि एक ऑर्गन अदर ऑर्गन के ऊपर चेक करता रहता है और गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि ये जो पावर्स हैं तीनों के बीच में ये सब एक बैलेंस्ड पावर है. तो हमारा ये जो एक और की फीचर्स था
सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फोर्थ की फीचर है जो कि है फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर है, तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। The section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the India Constitution। यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसे ऐसा देखा जाता है कि ये कॉन्शियंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी मेन बुद्धि यही है, मेन बुद्धि यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन suspicion of the state in the minds of the nationalists as they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of states power in independent India. Fundamental right protects citizens against the arbitrary and absolute एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये पीपल्स को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन को, कि जो एक्सरसाइज होती है पावरफुल स्टेट्स के द्वारा उन्हें जो आर्बिट्री करा जाता है, उनको जो मतलब कि उनको परेशान करा जाता है, एब्सोल्यूट उनके साथ सही तरह से बात नहीं करे, उनको एब्सोल्यूट करा जाता है, इससे वो सब उनको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन थर्स गारंटीज the rights of individuals against the state as well as against other individuals। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये गारंटी देता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी अगेंस्ट के स्टेट्स के, वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा उस इंडिविजुअल्स के। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। यानी कि बहुत सारी जो वेरियस टाइप की जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी होती है वो अपनी नीड को एक्सप्रेस करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो राइट्स लिखे होते हैं वो उनके ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये भी गारंटी करता है कि ये जो माइनॉरिटीज़ है, ये जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं वो माइनॉरिटीज़ वालों की सुनते नहीं हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं ऐसा कुछ माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क करता है। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold। यानी कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो फोल्ड में है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दूस राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी binding upon every authority that has got the power to make laws। यानी कि इस डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के दो फोल्ड है। एक फोल्ड में ये है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको ये क्लेम करा जाता है, उनको सारे ये राइट्स दिए जाते हैं। और सेकंड ये है कि ये जो राइट्स हैं ये उनको जितने भी पावरफुल जो लॉज हैं ये सब बनाने को। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called directive principle of state policy। यानी कि जो fundamental rights है, the Constitution also section called directive प्रिंसिपल्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पास एक और सेक्शन है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि डिज़ाइन करा गया है, ये सेक्शन जो डिज़ाइन करा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये गाइड करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया को और इंस्टीट्यूट लॉज को, पॉलिसीज को जो कि रिड्यूस करे पॉवर्टी ऑफ मासेस को। तो ये जो हमारा फोर्थ पार्ट था, की फीचर था फंडामेंटल राइट्स,
ये भी खत्म हो चुका है। अब हमारा 5th पार्ट है सेकुलरिज्म। तो चलिए उसे भी स्टार्ट करते हैं। Secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. यानी कि जो सेकुलरिज्म है ये है कि सेकुलर स्टेट मतलब स्टेट एक वर्ड है जो कि देश के लिए यूज हो रहा है। ये जो सेकुलर स्टेट होता है किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। और इसके बारे में आप लोग फॉलोइंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि आगे अभी चैप्टर है इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. आप लोग अब जानेंगे कि जो कंट्रीज होती है उनकी जो हिस्ट्री होती है वो डिटरमाइन करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट इटसेल्फ, वो मतलब कि जो कंट्री होती है वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट करती है। वो कोई भी रिलीजन्स की बुक जैसे होती है, जैसे हिंदू धर्म में गीता है और मुस्लिम धर्म में वो है कुरान है और बाइबल है, ये जैसे हॉली बुक्स होती हैं इन्हें नहीं अडॉप्ट किया जाता है। और जो सेकुलर कंट्री होती है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती है इनकी जगह में। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू adhere to, including the representative that we elect टू रूल अस। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी कि जैसे जो भी सिटीजन अपनी कंट्री का किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है वो इनके ऊपर रूल ना कर सके। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। यानी कि जैसे फुटबॉल गेम है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं वो गेम को अफेक्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन amended over the year of reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. यानी कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन amended over the year of reflect new concern ऑफ द पॉलिटी। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे रिफ्लेक्ट करा जाता है कंसर्न मतलब कि ओवर द ईयर, यानी कि हर ईयर में इसमें अमेंडेड ओवर यानी अमेंड करा जाता है इसकी जो कंसर्न होती है इसकी जो पॉलिटी होती है। और जो मेजर चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल नेचर होता है ऑफ कंट्री, यानी कि ऑफन अ मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। यानी किसी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना मतलब कि किसी कंट्री का फंडामेंटल नेचर में भी चेंज करना। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम अ डेमोक्रेसी। ये चेंजेस हम लोगों ने एक केस में देखा था नेपाल के केस में, जिसमें उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जब वो डेमोक्रेसी बना था। The different features of the India Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. यानी कि ये जो डिफरेंट फीचर्स है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के ये आउटलाइन करे गए हैं कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज से और जो कि नॉट इजी ग्रास्प थे। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। In the rest of the book as well as in your higher classes you will read more about these different features of Indian constitution and understand more substantially what they mean. आप डोंट वरी यानी कि ये जो मूवमेंट है इसके बारे में आप लोग और पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में। उन बुक्स में भी लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सब्सटेंटिव व्हाट दे मीन। तो ये जो हमारा 5th की फीचर्स था ये भी ख़त्म हो चुका है जो कि सेकुलरिज्म था। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो चुका है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।